वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। यार ये कोरियन डायरेक्टर्स का भी जवाब नहीं है। एक और हिट सीरीज बनाने में माहिर हैं तो दूसरी ओर बढ़िया मूवीज बनाकर अपना हुनर दिखाते हैं। उन्हीं टॉप मूवीज में से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कोरियन क्राइम मिस्ट्री कोर्ट रूम ड्रामा मूवी। ये एक मस्ट वॉच मूवी है दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं 2019 में रिलीज हुई ये मूवी जिसका नाम है इनोसेंट विटनेस। मूवी की शुरुआत में सुनहाओ नाम के एक लॉयर को दिखाते हैं। फिलहाल वो जेल जा रहा है, मतलब अपने क्लाइंट से मिलने जा रहा है। क्लाइंट पूछता है कि बाहर क्या चल रहा है। सुनहाओ भी कहता है कि कुछ खास नहीं, बारिश बहुत हो रही है और सोने का दाम बहुत बढ़ गया है। अरे वो नहीं वकील साहब, मेरे केस के सिलसिले में क्या चल रहा है ये बताओ। सुनहाओ कहता है कि तुमने जो काम किया है देखो, उसके लिए तुम्हें 10 साल जेल में बितानी पड़ती, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से तुम्हें सजा कम करवा दी है और 5 साल की हो गई है। अगर तुम जेल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे तो सजा और भी कम हो सकती है तुम्हारी। इस तरह सुनहाओ अपने रोजमर्रा के काम में बिजी हो जाता है। यहाँ से सीधे जीवू नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो स्कूल में पढ़ती है। टीचर उसे बुक से कुछ पढ़ने को कहती है। जीवू भी बुक उठाकर उसे एक सेकंड के लिए देखती है कि उसे उस पन्ने का सब कुछ याद हो जाता है और वो भी बिना देखे उसका पूरा टेक्स्ट सुनाने में लग जाती है। बताओ, टीचर तो उसको बीच में रोककर उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि वाह तुम तो सच में कमाल की स्टूडेंट हो, एक काम करो बैठ जाओ अब। इसके बाद टीचर आगे पढ़ाना शुरू कर देती है, पर दोस्तों जीवू से चुप रहा नहीं जाता और वो ऊंची आवाज में उस पन्ने को पूरा पढ़कर ही चुप होती है। बताओ, ये है दोस्तों जीवू की प्रॉब्लम। एक्चुअली वो एक ऑटिस्टिक लड़की है ना, जिन्हें ऑटिज्म होता है वो ज्यादा बात नहीं करते और हर काम बहुत ही धीरे कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऑटिस्टिक लोग नॉर्मल इंसानों से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उन्हीं में से जीवू भी एक है। अगले सीन में सुनहाओ को दिखाते हैं जो काम के बाद घर आता है। इस घर में वो और उसके बुजुर्ग पापा रहते हैं। बढ़ती उम्र की वजह से पापा की याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, पर सुनहाओ उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, एक बहुत बढ़िया बेटे की तरह। सुनहाओ पर बहुत ज्यादा कर्ज भी है जिसे चुकाने के लिए उसे बहुत बड़ी रकम चाहिए, इसलिए उसे क्रिमिनल्स का केस भी लेना पड़ता है जिनसे वो ज्यादा फी ले पाए। पापा उसे कहते हैं कि बेटा तुम शादी कब करोगे, क्या तुम्हें उम्र भर कुंवारा ही रहना है। ये कहते कहते वो सुनहाओ को एक लड़की की फोटो देते हैं और कहते हैं कि देखो अगर ये पसंद आ जाए तो मैं उसके पेरेंट्स से शादी की बात कर लूंगा। पर सुनहाओ उसको देखता ही नहीं और कहता है नहीं मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है पापा। इसके बाद वो टीवी ऑन करता है, उसमें दिखाते हैं कि लड़कियों के सैनिटरी पैड्स बनाने वाली एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में टॉक्सिक मटेरियल यूज करती है, जिसकी वजह से कुछ लड़कियों को कैंसर हुआ है और कुछ तो बेचारी मर चुकी है। इसी वजह से उस कंपनी के आगे लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही होती हैं कि ये कंपनी बंद करो, इसके ओनर को अरेस्ट करो। उन्हें एक लड़की लीड कर रही होती है जिसका नाम है शनाया। असल में शनाया सुनहो की बहुत ही अच्छी दोस्त है और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सुनहो तो उसे पसंद भी करता था पर कभी कह नहीं पाया। पापा कहते हैं कि अरे इस लड़की को तो मैंने कहीं देखा है। सुनहो कहता है कि पापा ये आपके पिछले बर्थडे पे आई थी ना, याद नहीं है आपको, ये मेरी दोस्त है। पापा कहते हैं कि अच्छा अब याद आ गया मुझे। हाँ अच्छा एक बात बता बेटा, ये लड़की कैसी रहेगी, तू हाँ कर देता है तो मैं इसके पेरेंट्स से बात कर लूंगा। पर सुनहाओ कहता है कि अरे पापा उसकी शादी भी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है, पर जहाँ तक मैंने सुना है उसका डिवोर्स हो चुका है। पापा कहते हैं कि अरे ये तो अच्छी बात है, फिर क्या प्रॉब्लम है तुझे, हाँ कर देना। सुनहाओ को ये बात बड़ी अच्छी लगती है लेकिन पापा को बताना नहीं चाहता और अकड़ कर कहता है कि अरे आप चुप हो जाओ पापा, जब देखो बस शादी शादी लगे रहते हो। यहाँ से जीवो को दिखाते हैं जो अपने टैब पर कुछ देख रही होती है कि अचानक कोई तेज आवाज आती है एंड वो तुरंत खिड़की से बाहर देखती है तो सामने वाले मकान में एक बुजुर्ग आदमी मौत से लड़ रहा होता है। उसके मुंह पे प्लास्टिक कवर को कस के बांधा होता है और वो सांस नहीं ले पाता। ग्लास विंडो टूटा हुआ होता है। जीवो देखती है कि पीछे से एक औरत ने उसको पकड़ के रखा हुआ है और वो बुजुर्ग की जान लेने की कोशिश कर रही है। ये सब कुछ देखकर जीवो को बहुत अजीब सा फील होता है और उसे अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती है। फिर वो कुछ देर चिल्लाकर अजीब सा वो भी बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसके बाद आते हैं जीवो के पेरेंट्स, उसे तुरंत लेकर जाते हैं। अगले दिन सामने वाले उस घर में पुलिस आ जाती है क्योंकि उस बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी। यहाँ सुनहाओ अपने लॉ फर्म में आता है जहाँ वो काम करता है। वहीं पर इनके लॉ फर्म को उस सैनिटरी पैड कंपनी का केस मिला है जिसने अपने सैनिटरी पैड्स में वो टॉक्सिक मटेरियल्स यूज किए थे। अब गलती तो कंपनी की है लेकिन वो कंपनी खुद को बचाना चाहती है और उन्होंने इस लॉ फर्म को हायर किया है खुद को बचाने के लिए। सुनहाओ का बॉस जो खुद एक सीनियर लॉयर है वो एक मीटिंग बुलाता है जिसमें उस सैनिटरी पैड कंपनी का ओनर भी आया होता है। अब इस फर्म के लॉयर उसे ट्रेन करने लगते हैं कि कोर्ट में कैसे पेश आना है और प्रोसिक्यूशन के सवालों का किस तरह से जवाब देना होगा। अब बॉस तो ओनर को एग्जाम्पल भी देता है कि इस तरह पूछा जाएगा। वो कहता है कि सुनिए, आपकी कंपनी अपने सैनिटरी पैड्स में टॉक्सिक मटेरियल्स यूज करती है, इससे कई लड़कियों को कैंसर हुआ है, क्या ये सच है। पर ओनर कहता है कि देखो ये सब मुझे कैसे पता होगा। ये सुनकर तो सुनाओ हंस पड़ता है। उसके बाद बॉस ओनर को समझाता है कि देखिए अगर आपने कोर्ट में इस तरह जवाब दिया तो प्रोसिक्यूशन का काम बड़ा आसान हो जाएगा और आपको सजा मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। कोर्ट में आपको रिस्पॉन्सिबली जवाब देना होगा, रिस्पॉन्सिबली। फिर वो सुनाओ से पूछता है कि
तुम क्यों हंस रहे थे उस समय? खैर तुम ये सोच लो कि मैंने तुम्हें इस कंपनी का केस दिया, तो तुम बताओ तुम इस कंपनी को और इसके ओनर को कैसे बचाओगे? सुनाहो कहता है कि अगर ये साबित भी हो जाए कि इनकी कंपनी के सैनिटरी पैड्स में टॉक्सिक मटेरियल्स है, तो भी कोई ये साबित नहीं कर सकता कि उस टॉक्सिक मटेरियल से कैंसर होता है। इसे साबित करने के लिए कोई रिसर्च नहीं की गई है, और अगर रिसर्च करनी भी हो तो उसमें कई साल लग जाएंगे, और जब तक वो साबित नहीं हो जाता तब तक ये भी साबित नहीं हो पाएगा कि इन्हीं के प्रोडक्ट से उन लड़कियों को कैंसर हुआ था। क्या बात बोल दी इसने। बॉस तो इम्प्रेस हो जाता है और सुनाओ को अकेले में बुलाकर कहता है, मैं तुम्हारा काम करीब से देख रहा हूँ, तुम सच में बहुत ही काबिल लॉयर बन रहे हो, तो इसीलिए इस कंपनी में मैं तुम्हें एक सीनियर पोजीशन देना चाहता हूँ, और फिलहाल एक इंपॉर्टेंट केस हमारे हाथ लगा है जिसे तुम्हें हैंडल करना है। कहकर वो उस बुजुर्ग आदमी की मौत का केस उसे सौंपता है और बताता है कि ये देखो केस थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि इस बुजुर्ग के घर के सामने वाले घर में एक ऑटिस्टिक लड़की रहती है, जिसने पुलिस को ये बयान दिया है कि उस बुजुर्ग को उस घर की हाउसकीपर ने मार डाला, और इस लड़की के बयान के आधार पर उस हाउसकीपर को अरेस्ट कर लिया गया है और शायद उसको सजा भी हो जाएगी। लेकिन सुनो मेरी बात, हमें कोर्ट में ये साबित करना है कि वो बच्ची ऑटिस्टिक है, जिसकी वजह से उसका बयान कोर्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इस केस को सुनाओ के हाथ में सौंपने के साथ साथ बॉस उसे एक बढ़िया कार भी देता है। बस अब सुनाओ ठान लेता है कि कुछ भी करके उस हाउसकीपर को बेगुनाह साबित करके ही रहूंगा। वह तो अगले सीन में वो जेल जाकर उस हाउसकीपर से मिलता है जिसका नाम है निकी। सुनाओ पूछता है कि देखो मैं आपका लॉयर हूँ और आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, देखो जो कुछ भी हुआ सब एकदम क्लियरली मुझे बता दो, सिर्फ सच। अब निकी बताना शुरू करती है जिसे विजुअल में दिखाया जाता है। तो दोस्तों उस रात निकी नीचे काम कर रही थी और अचानक ऊपर के कमरे से उसे कुछ आवाजें आई। वो तुरंत ऊपर जाती है तो देखती है कि बुजुर्ग अपने मुंह में प्लास्टिक कवर बांधकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। निकी उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, जिस दौरान विंडो का ग्लास टूट जाता है। और अब प्रेजेंट में निकी बताती है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अकेले हैंडल करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल टास्क था। लाख कोशिश के बाद भी मैं उन्हें बचा नहीं पाई और उनकी सांस रुक गई। इस तरह हुई थी उनकी मौत। सुनाओ पूछता है कि क्या बुजुर्ग को दिमागी तौर पर कोई प्रॉब्लम थी या खुदकुशी करने का उनका कोई खास मोटिव था, बताओ। तब वो कहती है कि 2 साल पहले उनकी वाइफ चल बसी, तब से वो बहुत ही डिप्रेशन में थे और हमेशा कहते थे कि मैं अकेला हो चुका हूँ, मैं अकेला हो चुका हूँ, मेरी जिंदगी सूनी हो चुकी है। इस तरह उनके डायलॉग हमेशा रहते थे और ये बात मैं नहीं उस एरिया के सारे लोग जानते थे। देखो मैं सच कह रही हूँ, मैंने उनका कत्ल नहीं किया। सुना हो दोस्तों, वापस आ जाता है और जीवू ने जो बयान दिया था उसकी वीडियो देख रहा होता है। तो जीवू को देखते वो कंफ्यूज हो जाता है कि इस लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने निकी को अरेस्ट कैसे कर लिया। फिर वो उस एरिया में जाकर कुछ लोगों से पूछताछ करता है तो हर कोई निकी के बारे में अच्छा ही कहता है कि वो बहुत ही भली औरत है, उसने ये कत्ल बिल्कुल नहीं किया होगा। एक आदमी तो कहता है कि अरे आप चाहो तो मैं खुद कोर्ट में आकर उसके सपोर्ट में गवाही दे सकता हूँ। इसके बाद सुनाओ मरे हुए बुजुर्ग के बेटे से मिलता है और कहता है कि उस इलाके के लोगों का मानना है कि निकी ने आपके पिता का कत्ल बिल्कुल नहीं किया है। अब देखिए अगर आपकी भी यही राय है तो निकी की बेगुनाही साबित हो जाएगी। पर उसका बेटा कहता है कि मुझे नहीं पता वो गुनहगार है या नहीं, लेकिन जो मरे हैं मुझे पता है वो मेरे पापा थे, उनकी मौत के लिए मुझे इंसाफ चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर सुनाओ जीवू के घर जाता है, पर जीवू की माँ उसे जीवू से मिलने नहीं देती और कहती है देखिए जीवू को जो बयान देना था वो दे चुकी है, अब बार बार उसे कत्ल के बारे में याद दिलाकर परेशान मत कीजिए, प्लीज चले जाइए यहाँ से। सुनाहो निराश होकर चले जाता है वहाँ से, लेकिन जीवू खिड़की से उसे देख रही होती है। अगले सीन में सुनाहो एक डॉक्टर के पास जाता है जो ऑटिज्म के बारे में रिसर्च करती है। तो सुनाहो उसे जीवू के बयान की वीडियो दिखाता है और पूछता है क्या ये सच कह रही होगी। डॉक्टर कहती है कि हो ना हो ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची लगती है, बहुत ही लॉजिकली जवाब दे रही है। और देखो उसका एडवोकेट भी उसे बहुत ही शांत कमरे में बिठाकर सवाल कर रहा है, मतलब ये कि एडवोकेट भी ऑटिज्म के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है। इस वीडियो से ये तो नहीं बताया जा सकता कि वो सच बोल रही है या झूठ, लेकिन एक बात साफ है, ये भले ही ऑटिस्टिक बच्ची है पर बहुत इंटेलिजेंट है। इन सारी बातों को जानने के बाद सुनाहो शनाया के घर जाता है जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी है और उस टॉक्सिक सैनिटरी पैड्स वाले कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रही थी। शनाया और उसकी बेटी के साथ सुनाहो थोड़ा वक्त बिताता है और डिनर के बाद सुनाहो और शनाया वहां पर टहल रहे होते हैं। तब शनाया बताती है देखो वो सैनिटरी पैड्स कंपनी लड़कियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। सुना है तुम्हारे लॉ फर्म को उनका केस मिला है, मतलब तुम उस बड़ी कंपनी की तरफ से लड़ोगे ना। देखो एक बात याद रखना, जीत हमेशा सच की होती है। इस पर सुनाहो झट से कह देता है कि अरे इस तरह तुम्हें प्रोटेस्ट करने से क्या मिलेगा, बताओ। जो लड़कियां कैंसर से पीड़ित हुई हैं, जो मर चुकी है, उनके परिवार वालों को अच्छा खासा कंपनसेशन देने को कंपनी तैयार है। देखो उसे लेकर मामले को खत्म क्यों नहीं कर देती तुम। शनाया कहती है मतलब तुम मुझे एक दोस्त के नाते मिलने नहीं आए, बल्कि उस बड़ी कंपनी की तरफदारी करके मेरा मुंह और मेरी तरह प्रोटेस्ट करने वाली लड़कियों का मुंह बंद करने आए हो, राइट। देखो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती अब और आइंदा मुझे कभी नजर मत आना। इस तरह मुंह मोड़कर वो चली जाती है और ये सुनाओ उदास हो जाता है कि यार क्या किस्मत है मेरी। पर अब उसे शक है कि ओहो निक्की झूठ बोल रही थी शायद।
उसी ने उस बुजुर्ग का कत्ल किया है जहां तक मुझे लगता है। और फिर अपना शक दूर करने के लिए वो फिर निक्की से मिलता है और पूछता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं आपको निर्दोष साबित जरूर करूंगा, लेकिन आप मुझे सच सच बताइए क्या आपने उस बुजुर्ग का कत्ल किया था। वो कहती है कैसी बात कर रहे हो तुम, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, मैंने कत्ल नहीं किया। अच्छा तुमने कत्ल नहीं किया, चलो फिर एक लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाए। वो कहती है मैं अभी टेस्ट के लिए तैयार हूँ, जब मैंने कत्ल ही नहीं किया है तो मुझे क्या डर है। उसकी बातों से सुनाओ को यकीन हो जाता है कि ये सच कह रही है और शायद जीवो किसी कंफ्यूजन में थी और उसे ये लगा कि निक्की बुजुर्ग का कत्ल कर रही थी, इसीलिए उसने ऐसा बयान दिया कि निक्की ने ही बुजुर्ग का कत्ल किया। अब ये सारी बातें एनालिसिस करके सुनाओ खुद ब खुद फैसला कर लेता है कि ऑटिज्म तो दिमागी प्रॉब्लम है, मतलब जीवो की दिमागी हालत ठीक नहीं होगी, इसलिए उसका बयान कोर्ट में नहीं चलेगा। तो अब वो जीवो के मुंह से सच उगलवाने के लिए उसके स्कूल चला जाता है और बाहर मस्त वेट कर रहा होता है। तभी जीवो और उसकी फ्रेंड स्कूल से निकल रही होती है। उनके पीछे दोस्तों कुछ लड़कियां आती हैं और जीवो को चिढ़ाती भी हैं, क्योंकि वही वाली बात है, जीवो दूसरे बच्चों से थोड़ी अलग है, उनकी तरह नहीं है। तभी सुनाओ जीवो की फ्रेंड के साथ चलने लगता है और कहता है कि देखो मैं एक लॉयर हूँ और जीवो से बात करना चाहता हूँ, कहकर वो उसे अपना कार्ड देता है। लेकिन जीवो का पूरा ध्यान सुनाओ के उस ब्लू टाइप पर होता है और वो अचानक से कहती है कि 267। सुनाओ कहता है 267 ये क्या नंबर है। तब वो कहती है कि आपके टाइप पर टोटल 267 डॉट्स है। ये सुनकर सुनाओ तो दंग रह जाता है कि एक ही सेकंड देखकर ये कैसे गिन लिया इसने, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद ये झूठ बोल रही है। वो जीवू से पूछ ही लेता है कि एक बात बताओ, उस रात तुमने जो कत्ल देखा था क्या तुम्हें सच में यकीन है कि वो निक्की ने किया था? और एक बात बताओ, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? लेकिन ये क्या जीवू उसका जवाब ही नहीं देती और वहां बैठे बर्ड्स की आवाज से निकालने लग जाती है। अचानक वहां पर एक कुत्ता आ जाता है और जोर से भौंकता है, लेकिन इसके बाद जीवू जल्दी से भाग जाती है। सुनाहो भी उसके पीछे पीछे भागता है और पूछता है कि देखो देखो तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो इस पर जीवू अपना फोन निकालती है और कहती है कि मेरी माँ ने कहा कि अनजान आदमियों से बात मत करना और मैं वही कर रही हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई परेशान करे तो तुरंत पुलिस को कॉल कर देना, मैं पुलिस को ही कॉल करने जा रही हूँ। सुनाहो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, सच कह रहा हूँ। और ये सुनने के बाद जीवू अपना मूड चेंज कर लेती है और चली जाती है वहां से। तब सुनाओ उसकी फ्रेंड से पूछता है वो मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती। वो कहती है क्योंकि आप अभी अभी उससे मिले हैं और एकदम मिलने के बाद ही उससे कत्ल, कोर्ट, बयान इनके बारे में बात करने लगे हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगा। आप एक काम कीजिए, पहले उससे अपनी पहचान बढ़ाइए, वो बातें कीजिए जो उसे पसंद है, इसके बाद वो धीरे धीरे आपके साथ घुल मिल जाएगी, तब जाकर शायद वो आपके प्रश्नों का जवाब दे पाएगी। सुनाओ उससे पूछता है कि अच्छा तो बताओ उसे क्या क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। उसे तो मैथ्स, पजल्स, रिडल्स ये सारी चीजें पसंद है। उसी तरह का कोई आप सवाल पूछोगे तब उसे आप में दिलचस्पी आएगी बात करने के लिए। सुनाओ भी समझ आता है कि अब क्या करना है। अगले सीन में कोर्ट रूम को दिखाते हैं जहां उस बुजुर्ग के कत्ल का केस चल रहा होता है। प्रोसिक्यूटर कहता है कि बुजुर्ग का कत्ल निक्की ने किया। अब सुनाओ डिफेंस लॉयर है और उसे साबित करना है कि निक्की कातिल नहीं है। सबसे पहले प्रोसिक्यूटर उस डॉक्टर से सवाल करता है जिसने बुजुर्ग का शव विश्लेषण किया था। वो पूछता है कि निक्की का कहना है कि उस रात बुजुर्ग ने प्लास्टिक कवर से अपना मुंह कस के बांध के रखा हुआ था। निक्की ने उन्हें बचाने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो प्लास्टिक कवर को निकाल नहीं पाई और बुजुर्ग की मौत हो गई। तो आपको क्या लगता है? डॉक्टर कहता है कि बुजुर्ग की उम्र 80 साल से कम नहीं थी, उसके मुकाबले तो निक्की बहुत ही स्ट्रांग है। वो चाहती तो बड़ी आसानी से बुजुर्ग के मुंह से वो प्लास्टिक कवर को फाड़ कर निकाल सकती थी। निक्की के बयान को सच मानना मुश्किल लगता है क्योंकि 80 के बुजुर्ग के पास इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो निक्की का मुकाबला करे और उसे प्लास्टिक कवर को निकालने से रोके। अब सुनाओ की बारी। वो डॉक्टर को एग्जामिन करता है और उसे एक बुक का रेफरेंस देते हुए बताता है कि इसे एक बहुत ही नामी डॉक्टर ने लिखा है। पानी में डूबता हुआ एक इंसान किसी भी नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा ताकत जनरेट कर सकता है। मतलब ये कि जब कोई मौत से लड़ रहा होता है तो उसका दिमाग उसके शरीर को बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति देता है ताकि वो अपनी जान बचा ले। इसमें यह भी साबित किया गया है कि इस तरह की शक्ति से एक छोटी लड़की बड़ी गाड़ी उठा सकती है और एक बुजुर्ग आदमी अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर इंसान से मुकाबला करने जितनी शक्ति जनरेट कर सकता है। और इस बुक को जिस महान डॉक्टर ने लिखा है वो आज विटनेस स्टैंड पर खड़े होकर उल्टा ही कह रहे हैं। तो अब बताइए डॉक्टर साहब, मौत को अपने इतने करीब पाकर क्या उस बुजुर्ग में इतनी शक्ति नहीं आ गई होगी कि उन्होंने निक्की को जोर से धक्का दिया होगा और निक्की उसका मुकाबला नहीं कर पाई होगी, है ना? अब देखो, या तो आपने इस बुक में झूठ लिखा हुआ है या फिर आप अपना बयान झूठा दे रहे हैं। बताइए बताइए कौन सा सच है और कौन सा झूठ। बस दोस्तों डॉक्टर की बोलती बंद हो जाती है। यही नहीं, बुजुर्ग के मुंह में जो प्लास्टिक कवर बंधा हुआ था उसके अंदर एक पेस्टिसाइड गैस पाया गया था। वो कहां से आया? मैं बताता हूँ योर ऑनर। वो इसीलिए क्योंकि बुजुर्ग ने फैसला कर लिया था कि वो खुदकुशी करेंगे। उसके बाद दोस्तों वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर का फुटेज पेश करता है जिसमें बुजुर्ग पेस्टिसाइड को खरीद रहा है। इन सब के आधार पर तो ये साबित होता है कि निक्की ने बुजुर्ग का कत्ल नहीं किया बल्कि बुजुर्ग ने खुदकुशी की है। अब जज भी कहते हैं कि ठीक है,
2 हफ्ते के बाद अगली हियरिंग होगी। तब जो इस केस की विटनेस है वो कोर्ट में आकर अपना बयान देगी। उसके आधार पर ही हम फैसला कर पाएंगे। अब दोस्तों 2 हफ्ते के अंदर सुनाहो को जीवू को कोर्ट में ये कहने के लिए कन्विंस करना है कि निकी ने कत्ल नहीं किया था। अगले दिन वो फिर जीवू से मिलता है और उसे एक पजल गेम गिफ्ट करता है और कहता है सुनो, एक घर है जिसकी सारी दीवारें साउथ साइड फेस करती हैं, तो बताओ वो घर कहाँ होगा। जीवू कोई जवाब नहीं देती। इतने में कुत्ता भौंकता है तो वो कान बंद करके घर चली जाती है। तभी सुनाहो देखता है कि घर के पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर खड़ा हुआ है। जीवू उससे बहुत अच्छे से बात कर रही होती है। असल में प्रोसिक्यूटर का भाई ऑटिस्टिक है और इसीलिए वो बखूबी जानता है कि ऑटिस्टिक लोगों से किस तरह पेश आना होता है। अब सुनाहो जीवू की माँ से पूछता है कि मुझे बस 2 मिनट आपकी बेटी से बात करने दीजिए, लेकिन वो साफ मना कर देती है। सुनाहो तो सीधे प्रोसिक्यूटर से पूछने लगता है कि सारे एविडेंस तो यही कह रहे हैं कि निकी ने कत्ल नहीं किया, फिर तुम खामखा उसे सजा दिलवाने पे क्यों तुले हुए हो। वो भी कहता है कि वजह एकदम सिंपल है और वो ये कि ऑटिस्टिक लोग कभी झूठ नहीं बोलते। जो जीवू कह रही है वही सच है और निकी ने ही बुजुर्ग आदमी का कत्ल किया है। लेकिन अब समस्या यह है कि सुनाहो को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। इसी बीच उसे पता चलता है कि शनाया ने उस टॉक्सिक सैनिटरी पैड्स कंपनी के खिलाफ जो केस किया था, उसकी पहली सुनवाई में उस कंपनी का पक्ष बहुत ही स्ट्रांग था और लगता है शनाया केस हार जाएगी। ये सारी बातें जानने के बाद सुनाहो उसके घर जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। देखो, उस कंपनी के पक्ष में हमारी कंपनी के 15 लॉयर्स काम कर रहे हैं और उनमें से कई तो जज रह चुके हैं। तुम ये केस कभी नहीं जीत पाओगी। शनाया कहती है कि शायद गणित में तुम कमजोर हो। 15 नहीं, तुम मिलकर 16 हो। ये कहो, तुम भी तो उसी कंपनी के पक्ष में हो ना। देखो, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो और दफा हो जाओ यहाँ से। सुनाहो बेचारा फिर उदास होकर घर आ जाता है। वो अपने कुछ पुराने फोटोज को देखता है जिससे पता चलता है कि कभी सुनाहो भी शनाया के साथ मिलकर इस तरह की कॉर्पोरेट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया करता था, आम लोगों के लिए लड़ता था। लेकिन अब खुद गर्ज हो गया है ना। आदमी वैसे बुरा नहीं है, लेकिन उसके पास ये सब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि उसे अपना उधार जो चुकाना है और अपने पापा की अच्छे से देखभाल भी करनी है। वो ये दोस्तों घर घर की समस्या। अगले सीन में सुनाहो अपने बॉस की एक पार्टी में होता है जहाँ बहुत ही अमीर लोग आए होते हैं। महंगी शराब, दमदार डिनर, सब कुछ बढ़िया तरीके से होता है। अब बॉस सुनाहो को बताता है कि पता है ना, वो बुजुर्ग जिसका कत्ल का केस तुम देख रहे हो, उसका बेटा मेरा दोस्त है। उसकी कंपनी है जिसमें कुछ लीगल इश्यूज हैं, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं उसे लीगल सपोर्ट दूं। अब मैं चाहता हूं कि तुम उसकी मदद करो, फिर तुम उसकी कंपनी के लीगल एडवाइजर बन जाओगे और बहुत बड़ी रकम सैलरी के तौर पर तुम्हें मिलेगी। ये सुनने के बाद सुनाहो बड़ा खुश हो जाता है कि वाह भाई, मजे आ गए। खुशी के मारे वो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। फिर नशे में घर आकर पापा से कहता है कि पापा, अब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का लीगल एडवाइजर बनने वाला हूँ। लेकिन ये क्या दोस्तों, पापा बिना कोई रिएक्शन दिए कहते हैं कि सही बात है। अब सुनाहो को बुरा लगता है कि यार मैं इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ और इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्या बात है। वो भी गुस्से में सोने चला जाता है तो उसे आता है एक अननोन नंबर से मैसेज कि वो घर नॉर्थ पोल में है। जवाब सही है ना। सुनाहो समझ नहीं पाता कि ये किसका मैसेज है और ये किस सवाल का जवाब है। तब अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि अरे हाँ, मैंने जीवू से पूछा था कि वो घर कहाँ होगा जिसकी सभी दीवारें साउथ साइड को फेस करती होंगी। उसी का जवाब है ये कि वो घर नॉर्थ पोल में होगा। ओहो, तो ये जीवू का नंबर है। ये सारी बातें जानकर वो तुरंत उसे कॉल करता है। तो जीवू पूछती है जवाब सही था या गलत, ये बताइए। सुनाहो कहता है कि ब्रिलियंट, एकदम सही जवाब था। तो चलो अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। और जीवू उस क्वेश्चन का तुरंत जवाब देती है। वेरी गुड जीवू, चलो अब एक काम करते हैं, रोज शाम को 5 बजे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और अगले दिन तुम्हें उसका जवाब देना होगा। ओके, बोलो मंजूर है। जीवू मान जाती है। अब सुनाहो को जीवू से दोस्तों रोज बात करने का मौका भी मिल जाता है और इनके बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरी ओर सुनाहो बुजुर्ग के बेटे की कंपनी में जाता है और वहाँ फॉर्मली उनका लीगल एडवाइजर भी बन जाता है। वो आदमी कहता है कि मेरी कंपनी में फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब थोड़ा सुधार आ गया है। जल्दी से आप मेरे पापा का केस पूरा कर दीजिए और मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए बस। अगले सीन में सुनाहो जीवू से मिलने उसके स्कूल के बाहर वेट कर रहा होता है। तब वो देखता है कि जीवू की फ्रेंड उसे पेस्टिसाइड मिक्स किया हुआ पानी पिलाने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि तुम्हारे साथ घूमने की वजह से बाकी बच्चे मुझे ये सब पीने पे मजबूर कर रहे थे, लो तुम भी पी लो इसको। जीवू उसको नहीं लेती, लेकिन वो जीवू को बुली करने लगती है। तब सुनाहो बीच में आ जाता है और उस लड़की को डांटता है कि क्या कर रही हो, मैं तो तुम्हें अच्छी लड़की समझ रहा था, ये क्या बदतमीजी है। वो कहती है मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ समझे, और इसी वजह से स्कूल में मुझसे कोई बात नहीं करता। इस तरह वो अपने मन की भड़ास निकाल कर चली जाती है। तभी जीवू उसके पीछे जाने लगती है तो सुनाहो उसको रोककर समझाता है कि देखो तुम उसे अपनी फ्रेंड मानती हो, लेकिन वो तुम्हें जहर देने की कोशिश कर रही है। वो तुम्हारी सच्ची दोस्त कभी नहीं हो सकती, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। ये सब सुनकर जीवू को अजीब फील होने लगता है और वो तुरंत बेहोश। सुनाहो तुरंत उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसकी माँ को इन्फॉर्म कर देता है। वो अभी हॉस्पिटल आती है
अपनी बच्ची को देखने के लिए। तब सुनाहो उसे सारी बातें बताता है कि क्या क्या हुआ था। वो कहता है जिस लड़की के भरोसे तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजती हो ना, वही जीवू के लिए खतरा बन जाएगी। जीवू की माँ भी परेशान हो जाती है कि तो फिर कहाँ कैसे भेजूं मैं। और तब सुनाहो कहता है अरे आप जीवू को नॉर्मल स्कूल में क्यों भेज रही है, उसके लिए कोई स्पेशल स्कूल होगा, वहाँ भेजेंगी तो आपको जीवू के बारे में जरा भी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। फिर जीवू की माँ कहती है आप जीवू के बारे में जानते ही क्या है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका पहला शब्द माँ या पापा या और कोई शब्द होता है, लेकिन पता है जब मेरी बेटी पहली बार बोली तो पूरा सेंटेंस बोली कि माँ मेरा डायपर बदलो। 2 साल की उम्र में तो वो बुक्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ने लगी थी। सभी कहते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे दिमागी तौर पे कमजोर होते हैं, लेकिन मेरी बेटी नॉर्मल बच्चों से नहीं है, नॉर्मल बच्चों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है वो। पर समस्या यह है कि कोई उसे समझ ही नहीं पा रहा। ये सारी बातें सुनकर अब सुनाहो को उस माँ का दर्द समझ में आता है, पर जीवू को तभी होश भी आ जाता है और सुनाहो उसको और उसकी माँ को उनके घर छोड़कर वहां से निकलने वाला होता है। तभी जीवू की माँ कहती है आप कई दिनों से जीवू से कोई बात करना चाह रहे थे ना, पर मैं मना करती रही, आप चाहें तो अब पूछ लीजिए। ये कहकर वो सुनाहो को अपने घर बुलाती है। तो सुनाहो जीवू के कमरे में जाता है और वो बहुत ही अच्छे से सजाया होता है। वहाँ जीवू की माँ की कुछ फोटोज होती है जिसमें उसने कई सारे एक्सप्रेशंस दिए होते हैं। जीवू भले ही इंटेलिजेंट है, लेकिन ह्यूमन इमोशंस को समझने में उसे दिक्कत होती है दोस्तों, ये बात सच है। इसलिए उसकी माँ ने उसे हैप्पी, सैड, कंफ्यूज्ड इस तरह के इमोशन सिखाने का ये तरीका निकाला था। ये बातें भी सुनकर सुनाहो को हैरानी होती है और अब वो धीरे धीरे जीवू के पास जाकर पूछता है तो तुम यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि उस घर की हाउसकीपर निकी नहीं उस बुजुर्ग आदमी को मारा था, क्या तुमने कत्ल करते हुए देखा था? जीवू कहती है पागल कहेगा। तभी माँ कहती है ये क्या मजाक है जीवू, वो पूछ रहे हैं तो बताओ ना। अरे देखिए आप बुरा मत मानिए, जीवू ने ये शब्द कहीं सुने होंगे, उसी को दोहरा रही है। कोई बात नहीं जीवू, ये सुनाहो कहता है। फिर वो कहता है कि उस कत्ल के बारे में मुझे कुछ पूछना है, क्या मैं तुमसे पूछ लूं? इस पर जीवू कहती है आपने कहा था कि मेरी फ्रेंड सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने के लिए मेरी फ्रेंड बनी, पर अब आप भी तो वही कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए आपने मुझसे दोस्ती की है ना। सुनाहो को ऐसा फील होता है जैसे उसने सुनाहो को तमाचा मार दिया हो। वो एकदम चुप और बिना कोई सवाल किए चला जाता है। अगले दिन जीवू और उसकी माँ कोर्ट आती है क्योंकि आज आखिरी सुनवाई है। एक छोटी सी आवाज भी जीवू को बहुत तेज सुनाई देती है, इसलिए वो बहुत ही घबराई भी होती है और यहाँ कोर्ट रूम में भी वो अपने कान बंद करके रखती है। कहती है वो आवाज मेरे कानों में तेज गूंज रही है। प्रोसिक्यूटर पूछता है कैसी आवाज, और तब जीवू कहती है वो जो क्लॉक है उसकी टिक टिक की आवाज कम कीजिए प्लीज। सभी चौंक जाते हैं कि उतनी दूर से क्लॉक की आवाज जीवू को सुनाई दे रही है क्या। वो क्लॉक निकाल दी जाती है और प्रोसिक्यूटर पूछता है कि अब बताओ उस रात तुमने क्या देखा, डरो मत, जो देखा बस वही बताओ। जीवू बताती है उस घर में एक दादाजी रहते थे, मैं अपने कमरे में थी जब मुझे बाहर से कोई आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से देखा तो दादाजी के मुंह में कवर लपेटा हुआ था और निक्की उनका कत्ल करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता कि वो कत्ल करने की कोशिश कर रही थी? मुझे पता है क्योंकि मैंने देखा कि उसने दादाजी का सर पकड़ के रखा हुआ था और ग्लास पर उनका सर पटक दिया था। पर यह भी तो हो सकता है कि वो दादाजी को बचाने की कोशिश कर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो दादाजी को मार रही थी, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, और मैंने ये भी देखा वो हंस रही थी। अब दोस्तों कोर्ट में बैठे लोग चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो बचाने की कोशिश कर रही थी तो हंस क्यों रही थी, मतलब जरूर उसने बुजुर्ग का कत्ल किया होगा। अब यहाँ से इस केस में निकी की तरफ से सुनाहो की बजाय उसका बॉस हाजिर होता है। उसके हाथ में ऑटिज्म के बारे में एक बुक होता है जिसमें लिखा है कि ऑटिस्टिक लोगों को ह्यूमन इमोशंस को समझने में दिक्कत होती है, वो ठीक से समझ नहीं पाते। मतलब ऑटिस्टिक वाले ये यकीन के साथ नहीं कह सकते कि सामने वाला हंस रहा था, दुखी था या फिर परेशान था वगैरह वगैरह, उन्हें मतलब कोई क्लैरिटी नहीं होती। तो ऐसे में जीवू इतनी दूर से कैसे पहचान गई कि निकी हंस रही थी या परेशान थी? ये बड़ा ही वैलिड सवाल होता है। अब सुनाहो भी उठकर जीवू से पूछता है कि देखो मैं तुम्हें कुछ ड्राइंग्स दिखाऊंगा और तुम्हें बताना है कि उसमें जो इंसान है वो खुश है, दुखी है या जो भी है तुम्हें बताना है बस। कहकर वो एक इमेज डिस्प्ले करता है। जीवू कहती है वो खुश है क्योंकि उसके लिप्स चौड़े हैं, मुंह खुला है और उसकी आंखें बड़ी हैं। फिर वो एक और इमेज दिखाता है तो जीवू कहती है ये तो दुखी है। ये दुखी है तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि उसका मुंह बंद है और उसके लिप्स नीचे की ओर मुड़े हुए हैं, उसकी आंखें छोटी हो गई हैं। इस तरह जीवू उस इमेज के इमोशंस को फील किए बगैर उस इमेज पर लिप्स और आंखों के आकार के आधार पर ये जज करती है कि वो खुश है या दुखी। और अब सुनाओ अगला इमेज दिखाता है जिसमें आंखें छोटी होती हैं लेकिन लिप्स चौड़े और खुले होते हैं। अब इस इमेज को देखकर जीवू ये कहती है ये खुश है। हालांकि देखने पर उस इमेज को देखकर ये लगता है कि भले ही मुंह हंस रहा है, लेकिन जब पूरा चेहरा देखा जाए तो पता चलता है कि ये जरूर दुखी है। अब सुनाओ कोर्ट को बताता है कि देखा योर ऑनर, यहाँ सबको ये साफ पता चल चुका होगा कि ये इंसान दुखी है, लेकिन जीवू कहती है कि इसके ओंठ हंस रहे हैं और इसीलिए ये खुश है। जीवू का कहना है। जीवू ने अपनी खिड़की से कुछ दूर पर उस घर में चल रहे स्ट्रगल को देखा होगा जिसमें निकी उस बुजुर्ग को बचाने की कोशिश कर
रही थी और शायद वो परेशान भी थी। उसका चेहरा देखकर जीवू को लगा कि वो हंस रही है, लेकिन शायद वो हंस नहीं रही थी, बल्कि जीवू को ऐसा लगा था कि वो हंस रही थी। और तो और जब नॉर्मल इंसान इतनी दूर से किसी को देखकर पता नहीं लगा सकते कि वो खुश है या दुखी, तो इस तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स वाली लड़की कैसे जान सकती है कि वो आदमी दुखी था या फिर हंस रहा था। सबके सामने सुनाओ जीवू के लिए मेंटल शब्द का इस्तेमाल कर देता है। हालांकि आर्गुमेंट के बहाव में आकर गलती से उसके मुंह से ये शब्द निकला था, जिसे सोचकर सुनाओ बाद में पछताता भी है। लेकिन अब वो ये वाली बात है ना, तीर एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता, जो कह दिया वापस नहीं आ सकता। सुनाओ का ये वाकया सुनकर कोर्ट में चुप्पी छा जाती है। बिल्कुल जीवू और उसकी माँ बहुत दुखी होती हैं। जज अपना फैसला सुनाने के लिए अगले हफ्ते की तारीख दे देते हैं। यहाँ से सीधे अगले दिन में आ जाइए। सुनाओ शनाया के घर जाता है, लेकिन दरवाजे पे ताला लगा होता है और सुनाओ बाहर बैठ जाता है। फिर तभी जीवू से कॉल करती है और सुनाओ ने रोज की तरह जीवू को एक पहेली सुनाई थी, जिसका जवाब अब जीवू देती है। सुनाओ को वैसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा भी लगता है और वो कहता है, देखो कोर्ट में जो हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। पर जीवू कहती है, वो छोड़िए, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको सच में लगता है कि मुझे मेंटल प्रॉब्लम है? नहीं जीवू, मेरा वो मतलब नहीं था। ये कहने के बाद सुनाहो कुछ और कहने वाला होता है, लेकिन जीवा कॉल काट देती है। गुस्सा आ गया था उसको और अब सुनाहो जीवू से माफी मांगने उसके घर जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे काफी सुनाती है कि कोर्ट में सबके सामने तुमने मेरी बेटी को पागल कहा, अब किस मुंह से यहाँ पर आए हो हैं? चुपचाप चले जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगी। सुनाहो निराश होकर वहां से चला जाता है। क्या करता वो, अब गलती कर दी थी तो पछताना पड़ेगा ही। अगले हफ्ते दोस्तों फैसले का दिन आता है और जज कहते हैं कि जीवू का बयान विश्वास करने लायक नहीं है और निक्की के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, इसीलिए निक्की को बाइज्जत बरी किया जाता है। निक्की खुश होकर सुनाहो का शुक्रिया अदा करती है और फिर बुजुर्ग के बेटे को देखती है। दोस्तों वो निक्की को देखकर हंसता है और बदले में निक्की भी हंसती है। क्या मैटर हो गया। और अब यहाँ सुनाहो को सब कुछ समझ में आने लग जाता है। वो निक्की को लेकर कोर्ट से बाहर निकलता है और कहता है कि प्रोसिक्यूटर इस केस को ऊपर के कोर्ट में अपील करने वाला है, इसलिए आपको फिर कोर्ट में आना पड़ सकता है। इस पर वो कहती है, धत पागल कहीं का। ओह ये देखो, ये रहा ट्विस्ट, अभी सुना आपने, धत पागल कहीं का। और सुनाहो को याद आ जाता है कि उस दिन सुनाहो के सवाल का जीवू ने यही जवाब दिया था। और तो और निक्की कहती है, मुझे अपने बेटे को देखने जाना है? आपका बेटा भी है? आपने कभी बताया नहीं। नहीं, वो मेरा असली बेटा नहीं है, लेकिन बेटे जैसा है। उसकी तबीयत बहुत ही खराब है, मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ती है। ये कहकर वो चली जाती है और अब जाकर दोस्तों सुनाहो को निक्की पर शक हो जाता है और वो उस आदमी से मिलता है जिसने सुनाहो को ये बताया था कि निक्की बहुत भली औरत है, वो किसी का कत्ल कभी नहीं कर सकती। सुनाहो पूछती है, निक्की का कोई बेटा है क्या? वो कहते हैं, हाँ है तो एक बेटा, पर बहुत ही बीमार है और इलाज बहुत ही महंगा है, इसलिए बेचारी उसका इलाज करवा नहीं पाई थी। अब दोस्तों सुनाहो मरे हुए बुजुर्ग के बारे में पूछताछ दोबारा शुरू करता है तो पता चलता है वो बहुत ही रहमदिल इंसान था। उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अनाथालय और एनजीओस के नाम करने की सोची थी, लेकिन उससे पहले उसकी मौत हो गई। तब जाकर सुनाहो इस केस के डॉट्स को कनेक्ट करने लग जाता है। वो समझ जाता है कि क्या सच है। बुजुर्ग अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट करने जा रहा था, लेकिन उसके बेटे की कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। जाहिर है कि बेटे ने प्लान बनाया होगा कि अगर पापा का खात्मा हो जाए तो उनकी प्रॉपर्टी जो अनाथालय को जाने वाली थी वो उसे मिल जाएगी और उसकी कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। इसी इरादे से उसने अपने पापा की देखभाल करने के लिए निक्की को हायर किया था। उसने निक्की को प्रॉमिस किया था कि अगर वो बुजुर्ग का काम तमाम कर देगी तो वो निक्की को उसके बेटे के इलाज के लिए बड़ी रकम देगा। और फिर अपने बेटे को बचाने के लिए ही निक्की ने बुजुर्ग आदमी का कत्ल कर दिया। मतलब जो कुछ भी जीवू ने कहा था 100% सच था। इसी बीच निक्की सीधे जीवू के स्कूल जाती और उसे धमकाती है कि सुनो, अगर तुमने अगली सुनवाई में कोर्ट में ये कहा कि मैं हंस रही थी और मैंने उस बूढ़े का कत्ल किया तो याद रखना तुम्हारा गला घोंट कर मार डालूंगी तुम्हें। दूसरी ओर सुनाओ शनाया से बात करने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती और फिर आखिर में कॉल अटेंड करके कहती है, तुम जैसे बेकाव आदमी से मुझे बात करनी नहीं, मैंने 100 बार बोला है और फिर कह रही हूँ। कहने के बाद वो कॉल काट देती है। सुनाहो टूट जाता है और मन ही मन बहुत ही गिल्टी फील करता है। तब सुनाहो को कॉल आता है कि जीवू हॉस्पिटल में है, क्योंकि दोस्तों निक्की ने उसको धमकाया था तो उससे डरकर जीवू बेहोश हो गई थी। सुनाहो उसको देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है। बहुत पछताता है कि एक कातिल को उसने रिहा करवा दिया और इस बच्चे को पागल बताया, जो कि असल में बहुत ही इंटेलिजेंट है। पर जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन उसको सुधारा भी तो जा सकता है। यही सोचकर सुनाहो उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कॉल करके कुछ बताता है और प्रोसिक्यूटर जीवू की माँ से मिलता है। कहता है, मैंने ऊपरी कोर्ट में अपील की है, सिर्फ एक और बार जीवू को कोर्ट आकर अपना बयान देना होगा। पर माँ इस बार बहुत ही गुस्से में है। वो साफ इनकार कर देती कि नहीं, बहुत हो गया।
मेरी बेटी के माथे पे पागल का लेबल चिपका दिया है लोगों ने। अब दोबारा से वो सारी बातें कहने की ना उसमें शक्ति बची है और ना मुझ में। जाइए आप यहाँ से, अपील करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी वो बेचारी अपने कमरे में ये सारी बातें सुन रही होती है और तब वो बाहर आकर कहती है कि माँ, मैं बड़ी होकर लॉयर बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऑटिस्टिक हूँ ना, तो लॉयर नहीं बन सकती, पर मैं कोर्ट तो जरूर जाऊंगी, क्योंकि लॉयर ना सही मैं एक अच्छी विटनेस तो जरूर बनना चाहूंगी। प्रोसिक्यूटर जाकर सुनाओ की शर्ट पकड़ लेता है कि ये तुमने क्या कर दिया। सुनाओ कहता है कि प्लीज मेरी गलती माफ कर दो मुझे, अगली हियरिंग में देख लेना, मैं सच का साथ दूंगा। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका कोर्ट रूम में फाइनल डिसीजन के दिन। सुनाओ एक रुमाल निकालता है जिसमें बहुत सारे डॉट्स होते हैं। वो कहता है कि मैंने कोर्ट आते वक्त इस रुमाल को खरीदा था। तो वो जीवू को 1-2 सेकंड के लिए रुमाल दिखाता है और पूछता है कि इस रुमाल में कितने डॉट्स हैं। जीवू कहती है 196 डॉट्स। जज पूछते हैं कि किस तरह का सवाल कर रहे हो ये। तब सुनाओ कहता है कि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि जीवू किसी भी चीज को कितनी बारीकी से देखती है, और वो भी पलक झपकाने की तेजी से। अब सुनाओ के रवैये को देखकर उसके बॉस को लगता है कि ये कर क्या रहा है, ये तो आज जीवू को सपोर्ट कर रहा है। तो उसका बॉस उसे इशारा करता है कि क्या कर रहे हो मूर्ख, तुम 1 मिनट यहाँ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुनाओ कहता है कि रुकिए सर, सवाल अभी बाकी है। फिर वो जीवू के पास जाकर कहता है कि तुम्हें पजल्स पसंद है ना, तो अब मैं जो पूछूंगा वो भी एक पजल होगा जिसका तुम्हें जवाब देना होगा। वो कहती ठीक है। फिर वो दूर बैठे एक आदमी से कहता है कि सर आप बहुत धीमी आवाज में बताइए आप कौन है और कहाँ काम करते हैं। वो भी बहुत धीमी आवाज में अपनी डिटेल्स बताता है, जो कि उसके पास बैठे लोग तक नहीं सुन पाते। लेकिन यहाँ बैठी जीवू साफ साफ बता देती है कि उसने क्या कहा। सभी एकदम हैरान। और अब सुनाओ एक बुक निकाल कर दिखाता है और कहता है कि इस केस की पहली सुनवाई में मेरे सीनियर लॉयर ने जो बुक रेफर किया था, ये वही बुक है। इसी में लिखा है कि कुछ ऑटिस्टिक लोगों के सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। कहीं दूर कोई तितली पर फड़फड़ाए तो उसकी आवाज उन्हें इतनी तेज सुनाई पड़ती है जैसे कि बादल गरज रहे हो। इतनी सेंसिटिव होती है इनकी सुनने की क्षमता। और इस पर तो बॉस का दिमाग फिर जाता है। वो फिर उठकर सुनाओ को अपने पास बुलाता है, पर सुनाओ कहता है कि 1 मिनट सर, अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है, रुकिए जरा। सुनाओ दोबारा अपने सवाल पे आता है और कहता है तुम्हें उस घर से निकी की सारी बातें सुनाई दी थी, है ना। वो कहती है हाँ, मुझे सब साफ सुनाई दिया था। उसने टोटल में 52 शब्द कहे थे। अच्छा तो बताओ क्या शब्द थे उसके। जीवू शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बताती है कि उस रात निकी ने क्या कहा था। थत पागल कहीं का, सोचा था बूढ़ा है जल्दी मर जाएगा, पर ये तो मरता ही नहीं। मर जा बूढ़े मर जा। इस तरह के दोस्तों और भी कुछ बातें वो बताती है और उन शब्दों का टोटल ठीक 52 होता है। सुनाओ कहता है इतना ही नहीं, जीवू उन ऑटिस्टिक लोगों में से है जिनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत तेज है। जो देखते हैं वो उनके जहन में एकदम क्लियर रहता है। इसीलिए जब मैंने उस रुमाल को 1 सेकंड के लिए दिखाया तो वो बता पाई थी कि उसमें 196 डॉट्स है। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जीवू ने उस कत्ल का जो दृश्य देखा था वो सच था और उसका हर शब्द सच है। अब तो बॉस सुनाओ को मारने के लिए आ जाता है कि ये कर क्या रहा है, कंपनी का नाम डुबाएगा क्या, पर जज उसको बाहर ले जाने को कह देते हैं। सुनाओ कहता है कि पिछली सुनवाई में मैंने कहा था कि जीवू को मेंटल प्रॉब्लम्स है, लेकिन सच तो यह है कि वो हम सबसे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो ना सिर्फ एक इनोसेंट विटनेस है, बल्कि आज तक जो विटनेस रह चुके हैं उनमें बेस्ट विटनेस है जीवू। अब सुनाओ निकी से पूछता है कि अच्छा आप सच सच बताइए कि आपने बुजुर्ग का कत्ल करने का क्यों सोचा, और सोचा भी तो आपको किसने कहा। सच बताएंगी तो शायद आपको कम सजा मिलेगी, वरना आपको देखो कोई नहीं बचा पाएगा। इस पर निकी रोते हुए कबूल कर लेती है कि हाँ मैंने ही कत्ल किया था और बुजुर्ग के बेटे के कहने पर ही मैंने कत्ल किया था। फिर क्या था दोस्तों, बुजुर्ग के बेटे को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये केस भी अब खत्म हो जाता है। बुजुर्ग के बेटे और निकी दोनों को सजा मिलती है और जीवू आज बहुत खुश होकर कोर्ट रूम से बाहर निकलती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और जीवू का बर्थडे आता है। सुनाओ उसे पजल बुक्स गिफ्ट करता है और कहता है इसके बाद पता नहीं तुमसे मुलाकात होगी भी या नहीं, खैर मैं चलता हूँ एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। कहकर सुनाओ बाहर निकल रहा होता है कि जीवू से कॉल करती है। सुनाओ कहता है क्या हुआ। वो कहती है 5 बज चुके हैं, आपके क्वेश्चन पूछने का टाइम है तो पूछिए ना। ओ यहाँ सुनाओ थोड़ा इमोशनल हो जाता है दोस्तों। वो कहती मैंने एक दिन कहा था ना कि आप अपने मतलब के लिए मुझसे दोस्ती कर रहे हैं, पर अब मुझे विश्वास हो गया है कि ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं। कहकर वो सुनाओ के पास भागी चली आती है और लिपट जाती है उससे। पर सुनाओ तो शनाया से मिलने जाता है और बताता है कि देखो शनाया, अब मुझे उस लॉ फर्म से निकाल कर बाहर कर दिया गया है। वैसे मैं भी यही चाहता था, अब मैं एक आजाद लॉयर हूँ और तुम जिस टॉक्सिक सैनिटरी पैड्स बनाने वाली कंपनी के खिलाफ लड़ रही हो ना, उस केस में अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब देखो हम दोनों पहले की तरह आम लोगों के लिए काम करेंगे और तुम मुझे सच बताऊं तो बहुत अच्छी लगती हो। अगर मेरा ये बेकार सा थोबड़ा तुम्हें जरा भी अच्छा लगता है ना तो शादी कर लें क्या। शनाया हंस देती है और कहती है हाँ ये बेकार सा थोबड़ा मुझे पसंद है। बस दोस्तों यहाँ से सुनाओ और शनाया की लाइफ सेट हो जाती है और अब वो आम लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ इनोसेंट विटनेस नाम की ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों अगर आपको मजा आया हो, सुनने में अच्छा लगा हो, स्टोरी बढ़िया लगी
वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार। एंड फाइनली ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।